तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन में पूछता है, जब आप क्वेश्चन उल्टाइएगा विगत 2 वर्षों का, तो एक्सप्लेन, जिस प्रकार से पहले आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, हिंदी में पूछता है 100 प्रसंग व्याख्या करें। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन होता है इंग्लिश में, अब पूछता है बिहार बोर्ड एक्सप्लेन। टोटल 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रोज में भी 3 क्वेश्चन, पोएट्री में भी 3 क्वेश्चन, किसी एक का आंसर देना होता है। 3 क्वेश्चन प्रोज का रहेगा, उस 3 में से किसी एक का। 3 क्वेश्चन पोएट्री का रहेगा, उस 3 में से किसी एक का। अब हम लोग जो अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखे हैं, जो जो चैप्टर मैंने आपको बताया है, जो जो पोएम मैंने आपको क्लियर किया है इस YouTube के माध्यम से, उस चैप्टर में से जो कुछ क्वेश्चन जो एक्सप्लेन के लिए बोर्ड के व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं उसका एक्सप्लेन आपको बता रहा हूं, और ये भी तरीका बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप एक्सप्लेन लिखेंगे। देखिए, आप हिंदी में जब लिखते होंगे एक्सप्लेन, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आप लिखते थे कि दी गई लाइन इस पंक्ति से ली गई है, इसके लेखक का नाम डैश है, वो इस देश के रहने वाले थे, ऐसे लेखक थे, इस कविता में इस चीज की चर्चा है। यानी उसका पहले डिस्क्रिप्शन आप लिखते थे कि वो जो लाइन है वो कहाँ से ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या, कहाँ से आया, और तब फिर आप हिंदी में भी जैसे लिखते थे, तो तब आप लिखते थे कि इसका क्या अर्थ है। यही चीज सेम आपको इंग्लिश में करना है। अब सबसे पहले इंग्लिश में क्या है कि मैं अभी पोएट्री सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो आपको देगा क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द गिवन लाइन्स आर टेकन आउट फ्रॉम पोएम डैश, यानी वो जो लाइन है वो किस पोएम का है, पहले आपको ये लिखना। फर्स्ट लाइन द गिवन लाइन्स, बिकॉज यहाँ लाइन की संख्या 1 से अधिक है। उसके बाद आपको लिखना है इट्स पोएट इज डैश, इसके पोएट का नाम डैश है। 2 बात क्लियर हो गया, किस पोएम का लाइन है, इसके पोएट क्या है। उसके बाद उस पोएट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ए फेमस पोएट ऑफ डैश कंट्री, या ही वॉज ए फेमस पोएट ऑफ, ये ही इज नोन एज डैश पोएट। ढेर सारे पोएट के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि ये पोएट इस नाम से जाने जाते हैं, कोई चिल्ड्रन पोएट, कोई ऑटोबायोग्राफिकल, कोई जो है नेचुरल, इस टाइप से। और फिर नेक्स्ट लिखना है आपको इन द गिवन पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट डैश, हर पोएम में किसी ना किसी चीज की चर्चा होती है। ये आपका फॉर्मेट हो गया। ये जब आप लिखोगे तो 4 से 5 लाइन आपका ये हो जाएगा। और इसमें जब पोएम का नेम बदलेगा, पोएट का नेम बदलेगा, किस पोएम में किस चीज की चर्चा है वो बदलेगा, बाद बाकी फॉर्मेट लिखने का तरीका सब में सेम रहेगा। नेक्स्ट आगे जो आपको लिखना है, आप जो 3 लाइन दिया है, जो 4 लाइन दिया है, उस लाइन में क्या है, उस लाइन का क्या मीनिंग है, आपको ये समझना है, इसी बात को लिखना। अगर आप समरी याद कर लेंगे तो ये और बेहद आसान हो जाएगा। मैं समरी भी बताऊंगा आगे। अब मान लीजिए कि हम सबसे पहले क्वेश्चन की अभी चर्चा करें। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ, व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अगर इसकी चर्चा करें तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये जानकारी मिल रही है कि ये किस पोएम का लाइन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगर इतनी जानकारी हमारे पास आ गई तो हम फॉर्मेट आराम से लिख देंगे। The given lines are taken out from poem Song of Myself. It has been composed by Walt Whitman. He was a famous poet of America. He is known as people's poet. In the given poem, the poet talks about equality, unity and brotherhood in this world. ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इस लाइन से क्या मीनिंग निकल रहा है, पहले ये समझते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, अपने आप को मनाता हूं, अपने लिए गाता हूं, और मैं जो मानता हूं आपको भी अवश्य मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सब बराबर हैं, क्योंकि एटम
उनके शरीर का परमाणु बराबर है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो हमने समझा लाइन से क्या मीनिंग निकल रहा, ये समझने में दिक्कत हो तो मेरा जो बैक वाला वीडियो है पोएम बाय पोएम आप देखते जाइए। अब इसमें जो लाइन से मीनिंग इस सब लाइन्स से निकल रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, द पोएट सेज ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ, he sings for himself and he assumes everything which is right। वो हर बात मानते हैं जो सही है। The poet says everybody in this world is same because atom of their blood is same। सिंपल सा आंसर था, इतना लिख देंगे 7-8 लाइन हो जाएगा इजीली, सुंदर तरीके से आपको 4 मार्क्स आ गया। जैसे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, here lies a most beautiful lady, लेडी की चर्चा एन एपिटैफ पोएम में। एपिटैफ में ये लाइन जो है, ये लाइन आपका था एन एपिटैफ। अब अगर आप इसका एक्सप्लेन करेंगे, द गिवन लाइन्स आर टेकन आउट फ्रॉम पोएम एन एपिटैफ। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय, या इट्स पोएट इज वाल्टर डे ला मारे। ही वाज ए फेमस पोएट ऑफ इंग्लैंड। ही इज नोन एज चिल्ड्रंस पोएट। इन द गिवन पोएम The poet talks about human life and beauty। मानव जीवन और सुंदरता में क्या संबंध है, इसी का वर्णन। अब लिखेंगे, जो ये तो हमारा फॉर्मेट था। अकॉर्डिंग टू द पोएट, दिस इज एपिटाफ ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी। द पोएट सेज शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। She was a kind-hearted and generous woman। दयालु और उदार महिला थी। She had habit of moving to and fro। वो इधर उधर घूमा करती थी। फिर हमारा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से एन एपिटाफ पोएम का ही है। अब इसमें भी पहले फॉर्मेट, तो फॉर्मेट तो उस पोएम का है, एन एपिटाफ का इसमें जो होगा फॉर्मेट तो सेम रहेगा। The given lines are taken out from poem An Epitaph। It has been composed by, its poet is Walter de la Mare। He was a famous poet of England। He is known as children's poet। In the given poem, the poet talks about human life and beauty। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे इस लाइन का क्या मीनिंग है। ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पास है, सुंदरता नश्वर है, सुंदरता समाप्त होने की चीज है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, चाहे वो कितना भी दुर्लभ क्यों ना। When I crumble, who will remember this lady of the West country। कभी कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा तो इस महिला को कौन याद करेगा, जबकि ये महिला पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर महिला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, द पोएट सेज ब्यूटी इज नॉट ए परमानेंट थिंग। सुंदरता एक अस्थाई वस्तु नहीं है। इट इज टेम्पोररी, यह अस्थाई है, नश्वर है। एनीबडी आफ्टर डेथ इज रिमेम्बर्ड ओनली फॉर हिज गुड क्वालिटीज। किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद उसके अच्छे गुणों के लिए याद किया जाता है, नोट फॉर हिज ब्यूटी, न कि उसकी सुंदरता। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन लैंड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। ये इंग्लैंड की चर्चा आपको याद होगा द सोल्जर पोएम में। तो ये जो आपका दिया गया है लाइंस, ये किस पोएम का हो गया, द सोल्जर। अब इसका पहले फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं। फॉर्मेट में क्या सब होगा, द गिवन लाइन्स आर टेकन आउट फ्रॉम पोएम द सोल्जर। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। ही वाज ए फेमस पोएट ऑफ इंग्लैंड। ही इज नोन एज वार पोएट। इन द गिवन पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड। यानी इस कविता में कवि अपनी मातृभूमि के लिए उनका जो प्रेम है इसको प्रदर्शित करते हैं। यहां तक हमारा हो गया फॉर्मेट। और फॉर्मेट लिखने के बाद अब इस लाइन से क्या निकल रहा है कि कवि क्या कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु युद्ध के दौरान किसी दूसरे देश में हो जाती, उन्हें
वहां दफना दिया जाता है तो वो स्थान जहां उन्हें दफनाया जाएगा वो स्थान सदा के लिए इंग्लैंड का पार्ट हो जाएगा, बिकॉज द पोएट बिलोंग्स टू इंग्लैंड। कवि कहां से रिलेटेड थे? इंग्लैंड से। तो हम लोग लिखेंगे द पोएट सेज he is going to take part in the first world war for his motherland England। यानी कवि प्रथम विश्व युद्ध में अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के ओर से इंग्लैंड के लिए युद्ध करने दुनिया के किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। If during the war he dies and he is buried there, then that place where the poet died, where he will be buried, that place will become forever the part of England। Next हमारा क्वेश्चन है, there is a house now far away। हाउस वाला बात आया, सिंपल सा ट्रिक है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम का होगा। अब इसका भी फॉर्मेट क्या हो जाएगा? माय ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम का है तो फॉर्मेट की बात हम लोग करें। द गिवन लाइन्स आर टेकन आउट फ्रॉम पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इट्स poetess is Kamala Das। She was a famous poetess of India। She is known as autobiographical poetess। In the given poem, she talks about her grandmother's house। According to Kamala Das, she lived with her grandmother when she was young, but when her grandmother died, she started to live at another place। She shifted to another place। Now she says, after death of her grandmother, the house withdrew into silence because there is no one to live in that house। यानी कमला दास जब उनके दादी माँ की मृत्यु हो गई तो कमला दास दूसरे जगह रहने लगी। अब वो कहती हैं कि वो घर वीरान हो गया क्योंकि उस घर में अब कोई रहने वाला नहीं है। एक बात आपको और बता दूं, फॉर्मेट आपको एक बार याद करना पड़ेगा। मैंने जो शुरू के 4 लाइंस की चर्चा की थी वो आप एक बार याद करोगे किसी पोएम के लिए मात्र। वो पोएम आपका जैसे शुरू का क्या है, इसके लिए जरूरी ये है एग्जाम में कि आप किसी लाइन को ये बता दें देख करके, केवल आप इतना देख करके बताएं कि ये लाइन किस पोएम का है। ये लाइंस जो 4 लाइन लिखा है ये किस पोएम का, बात बाकी तो याद हम करवा देंगे। उसके लिए आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको इन सब आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फॉर पीडीएफ लिख करके कुछ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बात, हमारे चैनल पे मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये सब बातें समझ में आ रही है तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके 12th इंग्लिश 100 मार्क्स की कंप्लीट तैयारी, संपूर्ण तैयारी मैं आपका इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी को कंप्लीट कर दूंगा। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।